वेलकम टू इंटेन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे बीकॉम का बिजनेस लॉ में चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो अब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल उठना चाहिए कि ये 1872 क्यों लिखा है, या बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि 1872 यहाँ पे क्यों लिखा गया है। तो ये 1872 इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब इस लॉ को बनाया गया था तो ये लॉ 1872 में बना था, इसलिए इस लॉ को 1872 यहाँ पे लिखा गया है। इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ICA, जिसको हम 1872 बोलते हैं। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे कमर्शियल लॉ के अंदर, क्योंकि बिना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रेड करना। और ये सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अफेक्ट करता है सबको। और ये चैप्टर मैं सुषमा अरोरा की बुक से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके पास सुषमा अरोरा है तो उसमें से भी आप इसे मैच कर सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट के, ये इंश्योर करना है कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑनर हो रहे हैं उनको देखना, लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल होनी चाहिए दोनों पार्टी के अंदर, और जो गिल्टी पार्टी होती है या फिर जो फ्रॉड कर जाती है पार्टी, तो उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जा सके। तो सर विलियम एंसन कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है लॉ का वो मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्योंकि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही कोई भी आदमी बिजनेस में सेफ एंड सिक्योर फील कर सकता है। जाहिर सी बात है, ऐसा क्यों है। तो ये हमारा रामलाल है। अगर रामलाल जो बिजनेस लॉ है, जो एक्ट है यहाँ पे मेन, जो आदमियों को सेफ एंड सिक्योर फील कराना है, ये जाहिर सी बात है सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, हर लॉ के अंदर होता है। अगर रामलाल को किसी के साथ ट्रेड करना है या फिर बिजनेस करना है, रामलाल को श्यामलाल के साथ ट्रेड करना है, तो इन केस अगर लॉ नहीं रहता और रामलाल और श्यामलाल में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है 1 लाख रुपीज़ का, और ये रामलाल जो है श्यामलाल को पेमेंट भी कर देता है, रामलाल श्यामलाल को पेमेंट भी कर देता है, बट इन फ्यूचर जो श्यामलाल है वो प्रोडक्ट की डिलीवरी देने से मना कर देता है। अगर लॉ नहीं होगा तो रामलाल यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, मगर हमारे पास लॉ होने के कारण, हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होने के कारण श्यामलाल के ऊपर पूरी की पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और अगर वो गिल्टी पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ केस भी फाइल किया जा सकेगा। तो अब इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है एक्ट एंड कमिटमेंट के बारे में। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 1 सितंबर 1872 को आया था, और 1872 यानी ये कब आया था? आज़ादी से पहले, क्योंकि हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हुआ था। तो 1872 को आया था। तो पहले आगे पढ़ लेते हैं, फिर आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो जो इसमें आगे की लाइन लिखी गई है, इसमें ये लिखा गया है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में लागू होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या 370 हटने के बाद भी ये ऐसा ही होगा? बिल्कुल नहीं। 370 हटने के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर को कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे उसे हटा लिए गए, और वो भी एक इंडिया का जो एक अभिन्न हिस्सा बन गया है, जिसके कारण अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब जो भी लॉ है जो पहले जम्मू एंड कश्मीर में इन्फोर्सेबल नहीं थे, वो अब वहाँ पे लागू किए जाएंगे। तो मैं कह रहा था, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो तो 1872 में आ गया था, तो भैया क्या उसे ये बोलेंगे कि वो अंग्रेज़ों की पार्लियामेंट में पास हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे तो अंग्रेज़ का कब्जा था हमारे देश में, और 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो क्या समझा जाए, ये पार्लियामेंट तो इंडिया की थी, तो इसको हम बोलेंगे ये इंडिया में ही पारित हुआ था। 1872 एक्ट भारत के पार्लियामेंट में ही पास हुआ था। उसे चलाते अंग्रेज थे, उन्होंने उस समय कब्जा कर रखा था, मगर पारित तो हमारे देश के ही पार्लियामेंट में किया गया था। तो जब 1872 में एक्ट बना था तो इस समय जो सारे लॉ थे, सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स, ये सब एक ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही थे, मगर बाद में इन्हें चेंज कर दिया गया और इन्हें सेपरेट एक्ट में डाल दिया गया।
तो जो पार्ट 1 है हमारा सेक्शन 1 से लेके 75, वो डील करता है हमारे जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ से। और जो हमारा पार्ट 2 है जो सेक्शन 124 से 238 तक है, वो डील करता है स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी वगैरह से। तो अब हम बात करते हैं इसके लिमिटेशंस क्या है और नेचर क्या है। सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये डील नहीं करता ऑल ब्रांचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। तो भैया कौन कौन सी ब्रांचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से नहीं करता, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील नहीं करता, जैसे कि पार्टनरशिप के लिए एक अलग एक्ट बना रखा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंश्योरेंस के लिए अलग एक्ट बना रखा है, बिल ऑफ लैंडिंग, इंसॉल्वेंसी एक्स्ट्रा, इन सब के लिए एक सेपरेट एक्ट बना रखे हैं जो इसके साथ वो डील करते हैं। इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है सभी ब्रांचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील नहीं करता। नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहा था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट जस्ट इन पर्सनम एंड नॉट जस्ट इन रैम। तो इसको हम एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। तो जस्ट इन पर्सनम का मतलब होता है पर्सनल, स्पेसिफाइड पर्सन आपने एक सेलेक्ट कर लिया, जैसे एक्स है और वाई है, दो पर्सन है भैया। बाद में दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपस में कि जो एक्स जो है वाई को 14,000 रुपये देगा अगर उसके घर में वाई जो है पेंट का काम करवा देगा। तो एक्स ने कितना बोला, 40,000 रुपये दिया, बोला मैं तुझे 40,000 रुपये दूंगा, मेरे घर में जो है भैया पेंट का काम करवा दो। इन्होंने जाके पेंट का काम करवा दिया। अब ये पैसा वाई जो है एक्स से ही लेंगे, उनके फैमिली मेम्बर से नहीं मांगेंगे। अगर उनके फैमिली में 8 मेंबर्स हैं तो उनसे जाके पैसा नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो एक्स और वाई के बीच में हुआ है। तो जस्ट इन पर्सनम कहता है कि सिर्फ आप जो है पर्सन जो है स्पेसिफाइड कर देते हैं, एक्स और वाई दोनों के दोनों स्पेसिफाइड पर्सन है, तो दोनों जो है वाई जो है काम करने के बाद एक्स से पैसा मांगेगा, उसके फैमिली मेम्बर से पैसा नहीं मांग सकता। और नॉट जस्ट इन रैम का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे जो लार्ज एरिया होता है, जो लार्ज स्केल ऑफ एरिया होता है, उसको लेके करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन दी हुई है आपकी बुक में, राइट इन रैम इज अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, देखेंगे वो जो है होल वर्ल्ड के साथ होता है। वेयर इज राइट इन पर्सन इज अवेलेबल अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और सेट ऑफ पर्सन, यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन या सेट ऑफ पर्सन के बारे में जहाँ दिया गया है, मतलब जिसको आप स्पेसिफाई कर देंगे। तो जब द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद राइट इन पर्सन राइट अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन, नॉट विद राइट इन रैम राइट अगेंस्ट द गुड्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया इट डज नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है कि आप ये नहीं कह सकते कि पहले से, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट सितंबर 1872 को आया है तो उसके बाद ये लागू होगा। कोई ये बोलेगा कि मैं 30 अगस्त को 1872 में 30 अगस्त 1872 को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगाने की, तो ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया कब है, 1 सितंबर 1872। इसके बाद ही ये सारे प्रोविज़न को अप्लाई करेगा। ठीक है, तो फोर्थ में बात करते हैं, इट डज नॉट ले डाउन द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज। और ये जो है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पार्टीज़ के लिए निर्धारित नहीं करता है। तो अब जो मेन कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज़रूरी है यहाँ पर, वो है डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, सबसे पहले सवाल यहीं पे लिखा गया है, व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो कुछ यहाँ पे महान हस्तियों द्वारा जवाब दिए गए हैं। तो सर विलियम एंसन कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सनों के बीच बनाया जाता है, जहाँ पर वो जो है राइट्स एक्वायर्ड करते हैं एक दूसरे के और फोरबियंस होते हैं अदर पार्टीज़ के। पॉलॉक द्वारा कहते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट और प्रॉमिस जो इन्फोर्सिबल एट लॉ हो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कह देंगे। और सैलमन कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट है जो क्रिएट करा जाता है डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज़ के बीच में। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा। तो हर बार एक वर्ड आ रहा है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ, इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता क्या है, तो चलिए इसे देखते हैं।
तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है, उसके बाद इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी आपको बताया जाएगा। तो एग्रीमेंट जो है वो दो शब्दों से बना है, या दो शब्दों से नहीं, एग्रीमेंट के अंदर दो चीज़ें सबसे पहली ज़रूरी होती है कि आपने ऑफ़र दिया हो किसी को, और ऑफ़र जो है एक्सेप्ट भी हो गया हो। तो एग्रीमेंट कैसे बनता है? जब किसी ने ऑफ़र दिया हो या प्रपोज़ल दिया हो और उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करा हो, तब उसे हम एक एग्रीमेंट करार देते हैं। तो एग्रीमेंट एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। एग्रीमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्रीमेंट के लिए ले लेते हैं हम एक्स और वाई। तो एक्स ने वाई को बोला, एक्स ने वाई को बोला कि भैया मेरी जो है पुरानी गाड़ी पड़ी है। क्या पड़ी है इसके पास? गाड़ी, वो भी पड़ी है 2 लाख की। इसने बोला मेरे पास 2 लाख की पुरानी गाड़ी पड़ी है। तो और उसका भी जो है मेरे पास, मैंने तो नई गाड़ी खरीद ली, मेरे को उसका कुछ काम नहीं है। तो एक्स ने वाई को ये ऑफ़र दिया कि क्या आप मेरी गाड़ी को ख़रीदोगे? तो वाई ने सोचा कि मेरे पास 2 लाख रुपए तो हैं, क्यों ना गाड़ी खरीद लूँ, गाड़ी की कंडीशन भी अच्छी है। तो वाई ने एक्स को क्या बोला? वाई ने ऑफ़र दिया। अभी ये एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो एग्रीमेंट नहीं बना है। तो वाई जो है बोलता है मैं आपको कल बताऊंगा। तो वाई सोचता है, कहता है चलो यार मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ। अब वाई आता है एक्स के पास और एक्स से बोलता है कि भैया मैं जो है तुम्हारी गाड़ी खरीद रहा हूँ, यानी मैं जो है तुम्हारा ऑफ़र जो है एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जब ये ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया एक्स और वाई के बीच में, तो ये क्या बन गया? एग्रीमेंट। समझ में आए यहाँ तक? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक्स ने गाड़ी तो खरीद ली। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। यहाँ पे जो हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम रामलाल का। ये है हमारे भैया रामलाल, देख लो इनकी शक्ल। रामलाल जो है अपने घर पे जाते हैं और अपनी बीवी को बोलते हैं कि वो उन्हें आईफोन दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे? आईफोन दिलाएंगे। अच्छा सा तो नहीं बना आईफोन, बस जैसा बना दिया, आईफोन दिलाएंगे। अब किसने बोला आईफोन दिलाएंगे? रामलाल ने अपनी बीवी को बताया। अब बीवी कौन है उनकी? रामलाल की बीवी हैं रीता लाल। कुछ भी कर दो भैया। अब बीवी जो उनकी है, उनकी बीवी खुश कि हाँ भैया हमें क्या मिलेगा? एक फ़ोन मिलेगा। तो यहाँ से ऑफ़र दिया गया और यहाँ पे एक्सेप्टेंसन हो गया। ठीक है। अब रामलाल की शर्त ये थी कि अगर वो उन्हें पकौड़े खिलाएंगी तो आईफोन देंगे। तो बारिश हुई और पकौड़े उन्होंने खा लिए। अब कुछ दिनों बाद उनकी बीवी बोलती है कि भैया फ़ोन। तो बोलते नहीं फ़ोन तो हम देंगे नहीं। तो वो बोलती हैं अच्छा फ़ोन नहीं देंगे, तो अब हम केस करेंगे। तो ये क्या केस एक्सेप्ट होगा कोर्ट में? कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ये केस जो है कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ज़रा समझते हैं क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। अब जो है यहाँ पे इन्फोर्सिबल बाय लॉ के बारे में समझा जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है कब बनेगा? जब वो दो बातों को फुलफिल करेगा। पहला तो उसमें एग्रीमेंट हुआ होगा, दूसरा वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हुआ होगा। क्या हुआ होगा? इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो इन्फोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या है? कि वो कानूनी उसको मान्यता होगी। अब कैसे? यहाँ पे 2 एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स ने वाई से डील करी कि भैया अब हम एक बिजनेस डील कर लेते हैं। अब गाड़ी तो आपने हमारी खरीद ली, ठीक है। अब आप काम करो, जो आपकी जो 2 लाख की गाड़ी है वो हमारी कंपनी में लगवा दो।
क्योंकि वाई ने गाड़ी खरीद ली ना इसकी पुरानी गाड़ी, अब इसने तो बेच दी थी। तो जो 2 लाख वाली अभी इससे पहले हमने एग्जाम्पल समझा था, तो इनके पास भैया 2 लाख की गाड़ी हुई। अब बाद में एक्स ने जो है ऑटो टैक्सी स्टैंड टैक्सी खरीद ली। टैक्सी जो है एक्स भैया जो है टैक्सी चलवाने लग गए दिल्ली एनसीआर में। तो एक्स ने बोला कि आप क्या करो, हमारे कंपनी में अपनी जो है टैक्सी को लगवा दो, इसके बदले हम आपको मंथली जो है 40,000 रुपीज़ देंगे। भाई भैया खुश, क्या 2 लाख की गाड़ी है, मंथली 40,000 रुपये मिल रहे हैं, तो प्रॉफिट ही हो जाएगा 5-6 महीनों में, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब ये जो है मान जाते हैं इनकी बातों को, और क्या करते हैं, अपनी गाड़ी जो है इनको दे देते हैं, मगर शर्त ये होती है कि गाड़ी के साथ कुछ नुकसान ना हो। अब ऐसे महीने बीतते जाते हैं, 1 महीना होता है, 1 महीने बाद ये एक्स के पास जाते हैं, बोलते हैं भैया हमारे पैसे, तो बोलते हैं पैसे तो नहीं है, पैसे तो नहीं है। क्यों नहीं है? बोलते हैं हमारी जो कंपनी जो है घाटे में चल रही है, तुम अपनी गाड़ी ले जाओ, हम पैसे नहीं देंगे। ठीक है, एकदम पैसे देने से मुकर जाते हैं। अब इनका दिमाग गर्म, करें क्या? तो भैया इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस पर्पस का था, तो इसको कमर्शियल बाय लॉ, क्योंकि इसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन हो गया ना। आपने इनको क्या दिया, आपने इनको क्या दिया, इनको आपने बोला कि भाई 40,000 रुपये देंगे, आपने इनको गाड़ी दे दी, तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो रिसीविंग हो रही है। तो उन्होंने इनकी गाड़ी तो रिसीव कर ली, पैसे देने से मुकर रहे हैं, तो भैया ये कॉन्ट्रैक्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा और कोर्ट में इसके खिलाफ केस फाइल होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो रामलाल था, यहाँ पे आ जाओ, जो रामलाल था वो अपने दोस्त श्यामलाल को बोलता है कि भैया शाम को जो है हमारे साथ घूमने चलना, थोड़ा पार्टी वार्टी करेंगे और घर पे खाना वाना अच्छा बनवाएंगे। तो श्यामलाल बोलते हैं हाँ अरे कोई बात नहीं, आपके घर आ जाएंगे, टाइम बता दो। तो बोलते हैं भैया 9 बजे आ जाना। कितने बजे आ जाना? 9 बजे आ जाना। अब 9 बजे श्यामलाल इनके घर पहुंचते नहीं, और रामलाल ने एकदम खूब बढ़िया से इंतजाम कर लिया होता है खाने पीने का, एकदम फुल बढ़िया इंतजाम। अब ये पहुंचते नहीं है, खाना बर्बाद। तो क्या यहाँ पे लीगल एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लिया जाएगा उसको बता देते हैं, क्योंकि ज़्यादा एग्जांपल लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका डाउट बिल्कुल सॉल्व करा जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका सोशल ऑब्लिगेशन हो गया है। क्या हो गया है? सोशल। और यहाँ पे क्या हो गया था? लीगल हो गया था। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल के जरिए आपको बहुत सारी बातें तो समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। पहला बोला है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या ज़रूरी है? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर और एक्सेप्टेंस से। और वो होना क्या चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। समझ में आई यहाँ तक बात? दूसरा बोला एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट जो है 1872 के हिसाब से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से, कोई भी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। समझ में आया? कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा, वो एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑफर और प्रपोजल दे रखा है और ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस दे रखा है, ये भी एग्रीमेंट माना जाएगा। अब एक आपके बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। वैसे तो मेरे को लगता है कि आपको यहाँ तक मेरे एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक्स ने ऑफर दिया कि वो अपना लैपटॉप सेल करना चाहता है, किसको? वाई को। कितने में भाई? 30,000 में। अब वाई जो है उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ये जो ऑफर है, जो एक्सेप्टेंसन हुआ है, वो प्रॉमिस बन गया, क्योंकि जब आप किसी का ऑफर जो एक्सेप्ट करते हैं तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और उसको हम क्या मानेंगे? एक्स और वाई के बीच में एग्रीमेंट मानेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट। तो इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट कुछ नहीं है, वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो, जैसे एक्स और वाई का केस आपको समझाया था, ठीक है, जिसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन आ गई हो, कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट हो गया हो, जिसके अंदर पार्टी जो है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहें,
ठीक है, वहाँ पे कोई भी सोशल और डोमेस्टिक अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जो है, जैसे कि यहाँ पे एक दे रखा है एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जी, मगर एग्रीमेंट सोशल ऑब्लिगेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। बुक का एग्जांपल समझा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ए प्रॉमिस करता है अपनी कार बेचने को, किसको, बी को, कितने में, 10,000 में, और वो उससे पैसे रिसीव भी कर लेता है, कार का प्राइस। दिस एग्रीमेंट गिव राइज टू एन ऑब्लिगेशन ऑफ पार्ट ए टू डिलीवर द कार। अब भाई जो ए है उसको कार को डिलीवर करना पड़ेगा बी को, क्योंकि उसके ऊपर अब लीगल ऑब्लिगेशन बन चुका है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अगला एक एग्जांपल दे दो। अब यहाँ पे बढ़िया सा एग्जांपल दिया है कि भैया एक जो फादर जो है प्रॉमिस करते हैं अपने बेटे को 1,000 रुपये हर मंथ देने के लिए, ठीक है, बाद में उसके पापा मुकर जाते हैं अपनी बात से, ऐसा सबके साथ होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये सोशल ऑब्लिगेशन होगा, क्योंकि अगर इसे कॉन्ट्रैक्ट करार दिया गया जाएगा तो हर चौथे दिन कोई ना कोई फादर कोर्ट के चक्कर लगा रहा होगा, क्योंकि कोई ना कोई जाके बोल देगा मेरे पापा ने तो बोला था मुझे फ़ोन दिलाने के लिए। होता नहीं है, बच्चों को बोल देते हैं कि आप जो है टॉप कर लीजिए, या 10th में आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको फ़ोन दे देंगे, 12th में आएंगे तो फ़ोन दे देंगे। अब बच्चे ने क्या करा, 10th में अच्छे नंबर ले आया, उसके पापा ने बोला 90% ले आओ, ले आया। अब 10th में ले आओ, उसके बाद बोलते हैं कोई नहीं 12th में दिला देंगे, 12th में ले आओ, 12th में ले आया, भैया कॉलेज में जाने वाला है, अब कॉलेज में भी नहीं दिला रहे। तो ये जो एक सोशल ऑब्लिगेशन था, यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था कि मतलब उसके पापा ने बोला और 10th में रिजल्ट आया 90% और वो बोले कि नहीं आपने तो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा है तो अब आपके खिलाफ केस होगा। जी नहीं, ये सोशल ऑब्लिगेशन नेचर का था, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, मगर ये एग्रीमेंट तो बनेगा ही बनेगा। सुन रहा है यहाँ तक? तो यहाँ पे जो है सबसे जो यहाँ पे एक नया टॉपिक जो इसमें बोला गया है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, मगर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। अब ये समझ के तो भैया दिमाग चकरिया जाएगा, अरे ये क्या बोल रहा है, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं मगर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये कैसे? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब सिंपल सी बात है, जो सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट हो सकते हैं। कैसे? सबसे पहली बात है कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को, वैलिड एग्रीमेंट को होने के लिए वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए। बिना एग्रीमेंट के तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। जैसे कि यहाँ पे एक कोट दिए रखा है, जैसे कि यहाँ बोला गया है कि बिना धुएं के, जहाँ धुआं है वहाँ आग होगी, है ना, जहाँ जाहिर सी बात है जहाँ धुआं होगा तो आग होगी। तो जहाँ पे धुआं नहीं, जहाँ पे आग नहीं होगी वहाँ धुआं नहीं हो सकता। तो कह सकते हैं कि जहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब आप बोलोगे यार बड़ा दिमाग ख़राब कर दिया आपने, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। तो कैसे? अब तो सिंपल सी और जाहिर सी बात यह है भैया कि जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देता है, ठीक है, एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट जन्मता है। कैसे? जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर लीगल ऑब्लिगेशन हो जाए, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर अगर लीगल ऑब्लिगेशन हो जाए बोथ पार्टीज के अंदर, तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो एग्रीमेंट होता ही होता है। कैसे? कोई किसी को ऑफर देगा, वो एक्सेप्टेंस होगा। एक्स ने वाई को ऑफर दिया, एक्सेप्ट हो गया, प्रॉमिस बन गया, तो एग्रीमेंट जाहिर सी बात है बन गया। अगर वो लीगल रिलेशनशिप का होगा तो वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, है ना। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना ज़रूरी है। एक्स और वाई बिजनेस पर्पज़ से अगर बातें कर रहे हैं तो ठीक है, एक्स और वाई एक अच्छे दोस्त हैं, यहाँ पे वो बिज़नेस पर्पज़ से बातें कर रहे हैं। तो वो बिज़नेस पर्पज़ से अगर बातें कर रहे हैं और एग्रीमेंट करते हैं, एक्स वाई को ऑफ़र देता है कि जो है आप हमसे गुड्स खरीदेंगे 40,000 के, तो वाई क्या करता है 30,000 पे कर देता है, और बाकी जो 10,000 गुड्स की डिलीवरी के बाद तो एक्स जो है उसको डिलीवरी तो करनी पड़ेगी। यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन हो गया, ऑफर भी हुआ, एक्सेप्टेंसन भी हुआ, लीगल, तो ये एग्रीमेंट बन गया। तो यहाँ एक बात क्लियर हुई कि सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट हो जाते हैं। अब दूसरा बोला है कि जितने भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अब बोलोगे अभी तो बोला था कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अब कह रहे हो भैया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट नहीं होते।
कैसे नहीं होते, सिंपल सी बात ये भी आपको समझाते हैं। जो एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, वो आपको बताया अभी मैंने कि जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। जितने भी एग्रीमेंट होते हैं जरूरी नहीं है कि वो लीगली इन्फोर्सिबल हो। कैसे, जो एक्स और वाई, अब यहाँ पे फ्रेंड बना देते हैं एक्स और वाई को। एक्स और वाई फ्रेंड हैं, वाई ने ऑफर दिया एक्स को कि भैया हमारे घर शाम को नाश्ता करने आना, खूब बढ़िया नाश्ता बनाएंगे, खाने पीने का पूरा इंतजाम होगा। बाद में एक्स जो है वाई के घर नहीं पहुंचता और एक्स ने एकदम 56 भोग बनवा दिया था, एकदम पिज़्ज़ा वीज़ा मंगवा दिया था, मगर एक्स पहुंच नहीं पाता। यहाँ पे ऑफर और जो ऑफर दिया एक्स को, एक्स ने और वाई ने जो एक्स को ऑफर दिया वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट तो बना, मगर यहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशन था इसलिए एग्रीमेंट नहीं बना। समझ में आया? यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि दैट एग्रीमेंट विच आर नॉट लीगली बाइंडिंग आर एन इन्विटेशन टू बर्थडे पार्टिंग और गोइंग और मूविंग मॉर्निंग वॉक एंड इट्स एक्सेप्टेंस। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया मॉर्निंग वॉक का, तो हमारे भी दोस्त हैं कभी कभार, वो हमसे बोलते हैं सुबह पार्क चलोगे भैया, तो हम रात में तो बोल देते हैं हाँ हाँ चलेंगे। तो ऑफर आया, हमने एक्सेप्ट करा, प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस बन गया तो एग्रीमेंट बन गया। अब सुबह वो लोग हमको फ़ोन करते हैं, हम जाते ही नहीं हैं, हम बोलते हैं अरे हम लोग सो रहे हैं, फ़ोन काट देते हैं। तो क्या वो हमारे ऊपर केस करेगा? नहीं, ये तो सोशल ऑब्लिगेशन था ना। तो जो एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। यहाँ तक आपको समझ में आया कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं, उसके बाद इस वीडियो का पार्ट ये बंद होगा। उसके बाद हम अगले पार्ट में एसेंशियल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बनता कब है? कॉन्ट्रैक्ट बनता कब है? जब एग्रीमेंट हुआ हो, है ना। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब एग्रीमेंट हुआ हो प्लस लीगल ऑब्लिगेशन हुआ हो, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट होता है। कैसे होता है देखते हैं एग्जांपल के जरिए। अब यहाँ पे LM ले लेते हैं एग्जांपल में, रामलाल ले लें, चलो रामलाल ले लेते हैं। यहाँ पे है भैया रामलाल और यहाँ पे है भैया श्यामलाल। नाम पढ़ने में नहीं आएगा, थोड़ा जो है बस ऐसे ही समझ जाओ आवाज़ सुन के। रामलाल और श्यामलाल। अब रामलाल जो है अपनी फैक्ट्री बेचना चाहता है। अब रामलाल के पास भाई ये पैसे ख़त्म हो गया, रामलाल ने बहुत पार्टी कर ली अपने जीवन में, पैसे एकदम ख़त्म। तो सोचा कि ना श्यामलाल को जो है अपनी फैक्ट्री बेच दिया जाए। तो श्यामलाल को बोलता है कि आप जो है 2 करोड़ में मेरी फैक्ट्री खरीद लो। तो श्यामलाल बोलता है ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है 2 करोड़ में आपकी फैक्ट्री खरीदना। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले हुआ क्या, यहाँ पे ऑफर दिया गया, यहाँ पे एक्सेप्टेंसन हुआ गया। ओ का मतलब ऑफर, ए का मतलब एक्सेप्टेंसन, एक्सेप्ट हुआ ऑफर इसका। जब ऑफर एक्सेप्ट होगा तो क्या होगा, वो एग्रीमेंट बन जाएगा। लो जी एग्रीमेंट बन गया, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर में, एग्रीमेंट बन गया। ए का मतलब ये एग्रीमेंट बन गया। अब इसके अंदर नेचर कौन सा था क्रिएट करने का? लीगल नेचर था। क्या था? लीगली नेचर था। क्योंकि अब आप इसको जो है श्यामलाल कितने में 2 करोड़ इसको देगा तो फैक्ट्री देगा ना देगा, कि बोलेगा नहीं 2 करोड़ रख लिया 50 गया और फैक्ट्री नहीं जी, लीगल ऑब्लिगेशन बढ़ गया है तो फैक्ट्री तो इसको बेचना पड़ेगा, है ना। तो ये समझाने के लिए, गुड्स के लिए, क्योंकि इसका जो है अगर आप देखेंगे तो लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए एक स्पेशल एक्ट अलग से है, तो इसकी वो सिर्फ समझाने के लिए, समझ जाइए। मतलब 2 लाख का मान लीजिए गुड्स हो गया, ठीक है, 2 लाख का इसको गुड्स सेल करना था, ठीक है, फैक्ट्री भूल जाइए, 2 लाख का इसको गुड्स सेल करना था, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, ठीक है, 2 लाख का गुड्स इसको देगा कि नहीं देगा? 2 लाख रुपए लेगा तो गुड्स देगा ना, वरना जाके सीधा केस कर देगा, ये उठ जाएंगे, श्यामलाल जी जाएंगे जेल में। तो ये एग्रीमेंट बना प्लस लीगल रिलेशनशिप हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा सबके अंदर एग्रीमेंट तो बना होगा ही होगा। तो यहाँ पे अगली जो डेफिनेशन जो था, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सारे एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो अभी बताया था कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो हो सकता है मगर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो उसको हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे एक भैया राजेश हैं और उनकी वाइफ जो है रीता है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, राजेश ने अपनी वाइफ को ऑफर दिया कि मैं तुम्हारे लिए
2 लाख का हार लाऊंगा। कितने का? 2 लाख का हार लाऊंगा। तुमको चाहिए? अब कौन मना करेगा भैया? तो रीता ने बोला नहीं नहीं हमको चाहिए, 2 लाख का हार हमको चाहिए। क्या हुआ? ऑफर हुआ प्लस एक्सेप्टेंस हुआ। ठीक है, क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया भैया। बन गया कि नहीं बन गया? ऑफर और एक्सेप्टेंस मतलब एग्रीमेंट यहाँ पे बन गया। अब 10 दिन बाद जो है राजेश भूल जाता है कि उसको जो है हार खरीदना था अपनी बीवी के लिए। 10 दिन बाद राजेश भूल जाता है। अब जब राजेश भूल गया तो उसकी बीवी बोलती है कि मेरा 2 लाख का हार कहाँ है? पूछेगी ना सवाल। तो बोलता है अरे वो तो अब मैं तुमको जो है अगले महीने दे दूंगा, अभी क्या करोगे लेके, अभी मेरे पास थोड़ा पैसे की कमी है। तो उसकी बीवी क्या कोर्ट जाएगी? नहीं, ये तो घर का मैटर है, ये सोशल आ गया इसके अंदर। लीगल आया, फैमिली मैटर हो गया। लीगल आया? नहीं आया। अगर लीगल आता तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। अब मान लीजिए लीगल कैसे हो जाता? अब यहाँ पे जो है राजेश को उसका पति नहीं बनाते, राजेश को हम पति नहीं बनाते और रीता को हम पत्नी नहीं बनाते। लीगल करने के लिए लीगल 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 रिलेशनशिप कब होगा? अब जो है लीगल रिलेशनशिप आपको बताते हैं। राजेश बोलता है कि हम जो है 2 लाख का बहुत बढ़िया हार बेचना चाहते हैं। अब ये दोनों पति पत्नी नहीं है, वो पहले वाला एग्जाम्पल था, नया है, लीगल रिलेशनशिप के लिए बता रहे हैं। तो राजेश ने रीता को बोला, रीता भैया पैसे वाली आदमी, औरत सॉरी, तो उसने बोला ठीक है खरीदते हैं। उसने बोला आप 2 लाख पे कर दीजिए, हम आपको बाद में पैसा दे देंगे। रीता ने इसको 2 लाख तुरंत जो है चेक काट के दे दिया। बोला ये लो, हार जो है हमारे घर भिजवा देना। ठीक है, इसमें लीगल रिलेशनशिप हो गया। अब राजेश को कैसे ना कैसे करके इनको हार देना ही होगा, नहीं देंगे तो क्या, ये कोर्ट में जाके केस करेंगी, बोलेंगी पैसा तो ले लिया मगर हार नहीं दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, तो कमेंट करिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।